ये गुजर बाहुल्य गांव है। एक बुजुर्ग जिन्होंने ये गांव बसाया, एक बुजुर्ग लोनी के पास चले गए, वहाँ उन्होंने 12 गांव बसाए। यहीं से जो पाकिस्तान की ट्रेनें हैं वो चला करती थी। अंग्रेजों ने क्या किया, जिसने आलू को आड़ू कहा, ये गुजर है। असल में कश्मीर के गुजर को हम गुजरों में काउंट इसलिए नहीं करते कि वो कन्वर्ट हो गए। मैंने खेती जो हमारे यहाँ साउथ एक्स फर्स्ट सेकेंड एंड्रयूसगंज डिफेंस कॉलोनी सुंदरनगर यहाँ तक मैंने खुद खेती देखी है। किशन जी गुजर वंश में नंद जो थे गुजर थे, और हो सकता है ये मतलब आपस में मिले जुले थे, यादव और ये गुजर वगैरह। हेलो दोस्तों, ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग दिल्ली देश की राजधानी में एक ऐसे गांव में हैं जो बिल्कुल दिल्ली के बीचों बीच बसी हुई है, और ये गांव आज भी अपनी जड़ों से बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है। और ये इस गांव का नाम है कोटला मुबारकपुर। इसी दिल्ली के बीचों बीच ये जो गांव है, ये लुटियंस जोन या लुटियंस दिल्ली के एकदम नज़दीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये जो कोटला मुबारकपुर गांव है, इस गांव की जो नींव रखी थी वो रखी थी गुर्जरों के दो बड़े बुजुर्गों ने, जिसमें से बताया जाता है कि एक बुजुर्ग यहाँ रह गए थे, एक दूसरी जगह कहीं चले गए थे। उसके बारे में भी अभी हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो दिल्ली का गांव है, ये आप कह सकते हैं कि ये सबसे पहले अर्बन गांव जो विकसित हुआ है, जो अर्बन विलेज बना है, वो ये कोटला मुबारकपुर गांव ही बना है। तो आज हम इस गांव में जो सबसे मुख्य जाति या जो सबसे मुख्य रूप से जिन्होंने इस गांव की नींव रखी थी, वो समाज है गुर्जर समाज। तो आज हम उन्हीं के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हैं और उन्हीं से जानेंगे इस गांव के इतिहास के बारे में, और इस गांव के कैसे ये गांव, किस तरीके से इस गांव ने विकसित किया और अपने आप को और अपनी संस्कृति को अभी तक नहीं छोड़ा है, पकड़े रखा है, उसके बारे में। दूसरी तरफ इसी गांव के आसपास बहुत सारे मकबरे भी हैं, छोटे खां का मकबरा, बड़े खां का मकबरा और मुबारक शाह का मकबरा, कुछ और चीज़ें भी हैं जिसके बारे में भी आज हम अपने बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत। आज हमारे साथ जुड़े हैं चौधरी रामचंद्र नंबरदार जी, जो यहाँ इस गांव के मुख्य माने जाते हैं। यहाँ कोटला मुबारकपुर में जो गुर्जरों की जो समाज है, उनमें सबसे मुख्य नंबरदार माने जाते हैं। और आज हमारे साथ जो 9 व्यक्ति जुड़े हुए हैं, या ये जो व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, ये अपने अपने घर के या अपने अपने परिवार के मुखिया हैं। और ये लोग सभी अपने नंबरदार वाली जो एक ओहदा है, एक पदवी है, उससे भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बड़े बाबा हैं जिनका नाम है चौधरी रामचंद्र नंबरदार जी। हमारे साथ एक बाबा हैं, इनका नाम है चौधरी जगपाल सिंह जी। हमारे साथ चौधरी बलबीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जीवन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली सरकार में सीनियर मैनेजर के पद से रिटायर हैं। और हमारे साथ फिर अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इन सब से बात करेंगे कि कोटला मुबारकपुर उस समय में कैसा था, आज कैसा है, और क्या यहाँ की विशेषता रही, क्या गुर्जर जाति की विशेषता रही कोटला मुबारकपुर को गांव से अर्बन गांव बनाने में। तो मैं अपना पहला सवाल चौधरी रामचंद्र जी बाबा जी हैं हमारे, इनसे पूछना चाहूँगा कि कोटला मुबारकपुर को गुर्जर जाति से जोड़कर ही क्यों देखा जाता है, जबकि यहाँ कई दूसरी बिरादरियाँ भी हैं। असल में ये गुजर बाहुल्य गांव है, और ये इसका अगर विस्तार से देखा जाए तो पहले ये जालंधर थे। जालंधर से 3 जगह जो है राजस्थान में रहे, वहाँ से आगे चलते चलते ये पलवल साइड में आए। पलवल के कुशक बड़ौली से हमारे 2 बुजुर्ग आए। एक बुजुर्ग जिन्होंने ये गांव बसाया, एक बुजुर्ग लोनी के पास चले गए, वहाँ उन्होंने 12 गांव बसाए। 12 गांव बसाए। हाँ, वो आज ही मौजूद हैं 12 गांव, और ये गांव उनमें से सबसे अव्वल ये गांव है जो दिल्ली में अकेला बैसलों का गांव है। अच्छा, बाबा जी कह रहे हैं कि ये दिल्ली में अकेला बैसलों का एक ही गांव है, और जो 12 गांव लोनी के पास बसे हैं वो फिर किनके, मतलब उन्हीं के बसाए हुए 12 हैं, उन्हीं के औलाद से। ओके, तो वहाँ मतलब बैसले नहीं है। वो बैसले हैं। अच्छा, वो भी बैसले हैं। सारे बैसले। सारे बैसले हैं। हाँ। और दिल्ली में ये इकलौता बैसलों का ये गांव। इकलौता है। जी ठीक। तो यहाँ और भी जो बिरादरियाँ हैं, वो कौन कौन सी बिरादरियाँ रहती हैं? वो काम के हिसाब से हमारे बुजुर्गों ने जो है, जैसे जाटव हैं, अच्छा, सुनार है, नाई है, और आपका जो है बनिया है, और
वाल्मीकि है, उन्होंने अपने काम के हिसाब से जो उनको बसा लिया था, जैसा कि हर गांव में होता है। अच्छा, तो और यहाँ आसपास जो गुजरों के जो गांव हैं इसमें मतलब कोटला के आसपास वो कौन कौन से गांव हैं? वो एक पिलंजी है, एक अलीगंज है, एक जूड़बाग है, एक खैरपुर है। ये चारों गांव जो है हमारे बुजुर्गों ने ही अपनी ज़मीन में जो है इनको बसा दिया गया था। और ये इनको वहाँ से उठा दिया गया था, जो राजधानी के आसपास जो गांव थे उनको उठा करके यहाँ बसा दिया था। यहाँ बसा दिया। हाँ, ये बैसोए हैं, ये बैसोए हैं? ये बैसोए हैं। अच्छा। और बैसोए जो है यूपी में और इधर आपका राजस्थान में भी हैं शायद कुछ, हाँ। जगह जगह बैसोए भी हैं। और बैसले जो हैं ये आपका भिंड मुरैना ये इधर भी हैं, आपका इधर राजस्थान में बहुत हैं, सबसे ज्यादा यूपी में बहुत हैं। ये जगह जगह जो है बैसले हैं। बैसलों की खाप मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है। अच्छा, नहीं हम देखते हैं कि राजस्थान की तरफ और जैसे और भी गुजर हैं हमारे देश में जहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे कश्मीर में भी हैं, राजस्थान में भी हैं, और मतलब जहाँ जो ये अलग अलग गुजर समाज है तो उनमें और यहाँ के दिल्ली में या आप लोग जो गुजर हैं इनमें क्या फ़र्क है मेनली? असल में कश्मीर के गुजर को हम गुजरों में काउंट इसलिए नहीं करते कि वो कन्वर्ट हो गए, अच्छा। कन्वर्ट हो गए थे। और बाकी जितने गुजर हैं जो हमारे साथ रहे और उन्होंने जो है अपने आप को बचा के रखा उस कन्वर्जन से, तो वो जो है वो जगह जगह बसे हुए हैं। और हम भी अपने दम पे जो है इस गांव को जो हमारे बुजुर्गों ने बसाया, तो ये एक तरह से जो है इन्होंने अपने लठ के बल पर जो है ये गांव बसा रखा है, जो आज भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। आप बता रहे थे कि ये सवाई माधोपुर में भी आपके गुजर सवाई हैं। माधोपुर में बैसला गोत्र के सबसे ज्यादा गांव हैं। और दिल्ली में 50 गांव हटाए थे अंग्रेजों ने, जो लुटियन जोन बनाए थे, लगभग 50 के करीब। उसमें ये अलीगंज ये करबला के पास है, अलीगंज कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी, जो ये वहाँ से हटाए थे। खैरपुर ये लोधी गार्डन के पास था। और ये जूड़बाग गांव है, जौरबाग, जो जौरबाग है जूड़बाग गांव था। ये कोटला मुबारकपुर अकेला गांव लास्ट में बचा है, बाकी ये लुटियन जॉन हो गया। और ये आपका जो है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, ये दिल्ली की जेल होती थी, कभी दिल्ली की जेल होती थी। अच्छा। हाँ जी, नई दिल्ली 3 है ये। अच्छा। नई दिल्ली 1 लुटियन जॉन है, कनॉट प्लेस है। नई दिल्ली 2 दरियागंज है, साइड है। ये नई दिल्ली 3 है। हाँ जी, उसके बाद ये 24 है आपका, और ये 49 है। मतलब मेन आपका आपने जो बताया कि जो राजस्थान जो सवाई माधोपुर के पास जो गुजर है वो सब बैसले हैं। सबसे ज्यादा हाँ बैसले वहाँ, अच्छा। सबसे ज्यादा बैसले वहाँ पर है, 200 के करीब गाँव में। ठीक ठीक ठीक। तो और हम देखते हैं कि जैसे सैयद काल हो, लोधी वंश हो या मुगल काल हो, ये इलाका दिल्ली और महरौली शहर के बिल्कुल बीच में रहा। मतलब महरौली आपका एक दिल्ली हुई और पुरानी दिल्ली एक दिल्ली हुई, ये बिल्कुल बीचों बीच रहा। उसमें भी इस्लामिक शासन का नियंत्रण बहुत ज़्यादा रहा। मुगलों से हमने खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि बाबर ने अपनी किताब लिखी थी बाबरी नामा, उसमें लिखा मैंने 3 गुजरों ने सबसे ज़्यादा मुझे तंग किया। 360 गाँव को इनको मैंने ख़त्म किया इन लोगों का। ठीक ठीक ठीक। मतलब इसलिए जो हम बहुत सबसे ज़्यादा कम धर्म परिवर्तन देखते हैं वो गुजरों में देखते हैं, वो इसलिए कि आप लोगों का जो नेचर रहा वो वॉरियर वाला रहा इस तरीके से। हाँ, हम रहे तो हमेशा वॉरियर ही हैं और आज की तारीख में भी हम हर जगह वॉरियर हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, सहारनपुर को मिनी गुजरात कहते थे। किसको किसको? सहारनपुर, अच्छा इतने मतलब गुजर आबादी थी, इसको मिनी गुजरात कहा जाता था। अच्छा। अंग्रेजों ने क्या किया, जिसने आलू को आड़ू कहा, हाँ। ये गुजर है। उड़ा दो। पानी को पानी कहा, पानी को पानी समझो कहा। ये गुजर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, मेरा सवाल ये आपने पहले ही बता दिया कि मैं ये जानना चाह रहा था कि पीछे जड़ें आपकी कहाँ से मिलती हैं गुजरों की, तो वो आप एक बार विस्तार से बताइए। जैसा कि हमारे भाट के पास रिकॉर्ड होता है, हाँ। वो हर 3 साल में आता है, हर एक का जन्म और मृत्यु लिख करके लेके जाता है। अच्छा, उसे क्या कहते हैं? भाट। भाट। अच्छा। वो उसने ही बताया हमें हाँ। कि यहाँ के बारे में तो हमारे बुजुर्ग ही बता देते हैं, ठीक। और जो भाट ने बताया है वो जो है पीछे कहीं से जब आए थे तो जालंधर आकर के बसे थे। अच्छा।
जालंधर से चलते चलते जो है वो फिर राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में 3 जगह इन्होंने डेरा डाला, 3 जगह रहे थे। अच्छा वहां से निकल के ये फिर मथुरा गए, मथुरा से पलवल आए, पलवल से कुशक बड़ौली आए। अच्छा तो कुशक से हमारे 2 बुढ़े जो आए, वो एक यहाँ उनका जो गांव बसा उन्होंने बसाया, एक ने जो जाकर के लोनी में बसा दिया, लोनी के पास। ये हमारी अपनी ये इतिहास है। हाँ, जो 12 गांव जो 12 गांव जो बैसलो के वहाँ लोनी के पास में हमारे बुड्ढे ने बसाए, उसके पास कसाना गोत्र भी है, उनके ही 12 गांव हैं। कसाना गुजरों के 12 गोत्र हैं। हाँ, कसाना गुजरों के फैसलों के 12 कसानों के हैं, 24 गांव 24 गांव और 24 सा बोला जाता है। अच्छा। एक 24 सा ये बोला जाता है डेढ़ का, जो जमुना के किनारे किनारे है। जमुना के किनारे किस तरफ से? ये यहाँ से नवेड़ा से शुरू हो जाओ और लोनी तक चले जाओ। अच्छा डेढ़ा गोत्र है वो, डेढ़ा गोत्र। डेढ़ा गोत्र है। 24 गाँव अच्छा तो और ये 12 गाँव कसाने इनके, 12 बैसले इनके हैं। अच्छा जो हमारे जो 12 गाँव है ना, जो बुजुर्ग जो बता रहे हैं हाँ। नंबरदार जी, वो 12 के 12 वो एक बुड्ढे के हैं वो। जहाँ से हम आए हैं पलवल के पास में भी आज 24 गांव बैसलो के वहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा 30 हो गए जो। हैं 30 हो गई। अब 30 गांव हो चुके हैं। हाँ। तो वो जो 30 मतलब अब 30 हुए कि कब हुए 30? 30 मतलब जैसे आबादी बढ़ती रही। हाँ तो अच्छा तो गांव बढ़ते गए। गाँव बढ़ते रहे। ठीक, ठीक। शुरू में 12 थे हाँ, पहले 12 थे। और जो काउंटिंग होती है वो 12 से ही होती है। अच्छा काउंटिंग हमेशा 12 से ही होती है। 12 से। अच्छा तो ये और देश में कहाँ कहाँ गुजर जाति मौजूद है, मतलब आप लोगों को कुछ पता हो? जैसे आपने अभी पूरा वंशावली बताई, इसके अलावा राजस्थान और ये दिल्ली के अलावा या ये लोनी के अलावा? MP में है, महाराष्ट्र में है और हमारे यूपी में है, बहुत है। अच्छा और जी इधर ऐसा कुछ पता लगता है कि साउथ में भी, मतलब तमिलनाडु केरला या वहां तक पहुंचे क्या गुजर लोग? ऐसा कुछ, ऐसी कोई वंशावली मिलती है? ऐसी कोई हमें तो वंशावली? इतना तो पता है, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, MP MP तक। राजस्थान यूपी दिल्ली, हिमाचल उत्तराखंड में, ये हिमाचल में भी है। हिमाचल उत्तराखंड। हिमाचल उत्तराखंड में भी है। अच्छा हिमाचल उत्तराखंड में भी दोस्तों गुजरो लोगों की जो कश्मीर में भी है, लेकिन वो कन्वर्ट हो वो कन्वर्ट हो गए। लेकिन बाबा बता रहे हैं, नंबरदार जी बता रहे हैं कि हिमाचल और उत्तराखंड में भी गुजर लोग हैं और वहां पर भी इनकी आबादी है। और अच्छे अफसर हैं वो। अच्छा अच्छी रैंक पर, अच्छे ऑफिसर रैंक पर हैं। हाँ। तो उधर बैसला बसोया ये लोग भी हैं या कैसे? ये नहीं है गोत्र, उनके गोत्र अलग है। उनके पोसवाल है। कुछ और भी कई गोत्र हैं, खटाना है, पोसवाल पोसवाल गोत्र, पोसवाल चौहान भी है, चौहान राणा राणा है। पोसवाल। अच्छा और भी कई गोत्र हैं वहाँ। मतलब ये सारे गोत्र बताया आपने। तो लगभग गुजरो समाज में मतलब कितने गोत्र होंगे? लगभग 300 से ऊपर गोत्र है। 300 से ऊपर गोत्र बता रहे हैं आप। लेकिन 300 उसमें जो है कुछ गोत्र ऐसे हैं जो एक जो है मॉडिफाई करके जो है वो डबल अच्छा हो गए। कुछ नाम चेंज हो गए, मतलब हाँ, कुछ जैसे गोत्रों में- बैसलो से बंसल हो गए, अच्छा नागड़ी से नागर हो गए, भाटी से भाटिया हो गए, अच्छा और आपका डेढ़े से डेविड डेढ़े हो से गए। डेविड हो गए। ये इस तरह से जो है वो डबल भी हो गए। तो अच्छा। 300 साढ़े ऐसा 300 क्यों हो रहा है? नाम 300 साढ़े परिवर्तन क्यों हो रहा है? नाम में परिवर्तन की क्या वजह है? वो वजह ये है कि जो बच्चे पढ़ लिख गए ना, उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है। मतलब उनको क्या, मतलब इस चीज से थोड़ा था, ये था कि स्पेलिंग जो है उसको मॉडिफाई कर दिया। अच्छा ओके ठीक ठीक। अच्छा आज हम लोग देखते हैं कि कोटला पूरी तरह से बदल चुका है, पूरी तरीके से बदल चुका है। अपना गांव है, आप बताते हैं कि यहाँ पर 100 मीटर पे कुएं हुआ करते थे, ऐसा हमें नंबरदार जी ने और बाबा जी ने बताया कि इधर 100 मीटर पे एक ज़माने में गांव हुआ करते थे, खेती हुआ करती थी। लेकिन आज जो है कोटला पूरी तरह से बदल चुका है। वो दौर जैसा था जब उस समय खेती होती थी, तो क्या यहाँ ट्यूबवेल थे या आप लोगों ने मतलब किस तरीके से यहाँ खेती का विकास होते हुए देखा है, वो बताइए थोड़ा सा। पहले यहाँ पर जो है लाव और चरस चलती थी, उसके बाद यहाँ पे फिर ये जो आज़ादी के बाद यहाँ फिर इंजन आ गए, फिर इंजन से हमारे यहाँ खूब खेती होती कि है। नाव और क्या बताया आपने? चरस, लाव चरस, कुएं में लाव डोल चरस। देते हैं, जिसको बैल अच्छा खींचते थे, बैल से जो सिंचाई खींचते थे, हाँ, खींचते थे, उससे वो सिंचाई होती थी। अच्छा अच्छा। उसके बाद फिर इंजन आ गए, फिर तो इंजनों से सिंचाई होने लगी। और आपने कोटला के आसपास कैसे विकास होते हुए देखा, मतलब खेती कहाँ कहाँ तक थी इधर? मैंने खेती जो हमारे यहाँ साउथ एक्स फर्स्ट सेकंड एंड्रयूसगंज डिफेंस कॉलोनी सुंदरनगर, यहाँ तक मैंने खुद खेती देखी है अच्छा अपनी आंखों से। और उसके बाद यहाँ पे सारे फिर कॉलोनी बननी शुरू हो गई, डिफेंस बनी, साउथ बनी,
ये सारे बस्ता चला गया। और अंकल बता रहे कि आपने नेहरू स्टेडियम को अपने सामने बनते हुए देखा। नेहरू स्टेडियम हमारे सामने बना है, यहाँ पे वायरलेस के तार वगैरह लगे हुए थे, जंगल था मतलब। वायरलेस स्टेशन पर खेती हाँ, होती है। ये फिर ये 82 में हाँ ये रोड सीधा निकाल दिया, ये फ्लाईओवर बना दिया, हाँ हाँ। तो उसके बाद ये नेहरू स्टेडियम बना है। वैसे ये खेत थे हमारे अच्छा। नेहरू स्टेडियम नाले के साथ साथ, और ऐसे घूम के मेडिकल इंस्टीट्यूट के पीछे पीछे हाँ। ये साउथ एक्स वगैरह ये सारे हमारे खेत थे। अच्छा बाबा, आप बता रहे थे कि इधर लोधी कॉलोनी जो है, आपने मतलब ये बताया कि अस्तबल थे और बहुत मतलब उस समय जैसे बीके दत्त कॉलोनी में भी घोड़े बंधा करते थे, अस्तबल हुआ करते थे। ये हाँ, बीके दत्त कॉलोनी में भी घुड़सा वो क्या वो अस्तबल था। लोधी कॉलोनी ये अंग्रेजों के टाइम की। अंग्रेजों के टाइम का। ठीक। हाँ मेरे ख्याल से दिल्ली की सबसे नई, सबसे पहली सरकारी कॉलोनी लोधी कॉलोनी है। दिल्ली की बाबू सबसे कॉलोनी, पहली। बाबू कॉलोनी कहते थे इसको। अच्छा हाँ, सबसे पहले हाँ, वो 1931 में जब अंग्रेजों ने बनाया तब शायद अधिकारियों के पहले लिए। ये कॉलोनी बनी है। ठीक ठीक ठीक। सर आप बताइए, आपने मतलब आपने कैसे कोटला को विकास होते हुए आपने क्या देखा है यहाँ, मतलब आपकी तरफ से क्या? हमारे सामने ये साउथ एक्सटेंशन डिफेंस कॉलोनी लोधी रोड बने हैं। खेती बाड़ी यहाँ खेती बाड़ी मैंने नहीं देखी। कुएं बहुत थे। हाँ। आपने अपने सामने कुछ कुएं देखे हो? नहीं, मैंने कुएं नहीं देखे। आपने अपने नहीं अपने देखे। कुएं नहीं देखे। हाँ, एजुकेशन में रिफॉर्म बहुत देखा मैंने यहाँ पर। जैसे क्या एजुकेशन में क्या रिफॉर्म देखा? एजुकेशन में पहले सब अनपढ़ थे, मोस्टली कुछ सरकारी नौकर थे 1947 से पहले भी, लेकिन उसके बाद तो फिर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट, पुलिस में। अब तो मैं देखता हूँ हर घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई ना कोई यहाँ आपके यहाँ पर। भी कोई पायलट है, बच्चा आपकी? पायलट है हमारा भतीजा है, हमारा बच्चा पायलट। और आपके आपके फैमिली से कुछ हमने सुना कि अमेरिका में भी लोग रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं, हमारा भतीजा वो पायलट है। अमेरिका में। हाँ, उसके फादर वहीं रहते हैं अमेरिका में। तो वो आते हैं यहाँ आप लोग? आते हैं, मिलते हैं, आते अपनी जड़ें हैं। पकड़- जड़ें सबकी जड़ें हैं, सब- वही नहीं, जो भी कोटला से बाहर गया है सबकी जड़ें यहाँ हैं। कोई चाहे फरीदाबाद रह रहा हो, लेकिन जड़ उसकी यहाँ पर है अभी। ब्याह शादी में सब सब में आना जाना होता है, सबका अरेंजमेंट। सब में आते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, हमारे अजय सिंह जी हैं। इनके पिताजी 1947 से पहले सरकारी मुलाजिम थे, मतलब जब अंग्रेजों का समय था। तो ये मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि वो आपके पिताजी ने आपको कुछ बताया हो कि कैसा समय था और क्या उन्होंने कोटला में देखे परिवर्तन या? हाँ, वो बताते थे अंग्रेजों के यहाँ डिसिप्लिन बहुत था, टाइम से जाते थे। अच्छा। नेवी के सिविल डिपार्टमेंट में थे। अच्छा, हाँ जी, चीज़ में? नवल हेड नेवी के सिविल डिपार्टमेंट में। नेवी के? हाँ, नवल हेडक्वार्टर बोलते थे उस टाइम उनको। अच्छा। हाँ जी। ओके, तो उस टाइम 47 से पहले एम्प्लॉय थे मेरे ताऊ जी, वो भी एम्प्लॉय थे 47 से पहले। तो घर उनका उस वक्त यहीं कोटला मुबारक कोटला में। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। ओके। सब एक परिवार है ये पूरा। हाँ, ये पूरा गांव एक परिवार के तरीके से रहता है। हम अपनी सभ्यता से, संस्कृति से कभी नहीं हटे जी। सही सही, ठीक। अच्छा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा बाबा कि ये मतलब गुर्जर समाज की कोई एक ऐसी विशेषता जिसके बारे में अभी भी समाज जो है बहुत मतलब कम जागरूक है, या समाज को ना पता हो, आपको लगता हो कि हाँ ये चीज़ गुर्जरों की ये विशेषता है जो लोगों तक जानी चाहिए? इसके बारे में तो जागरूक तो आज की तारीख में गुर्जर सारे ही हैं। लोग दूसरे समाज के लोग दूसरे समाज के लोग भी जागरूक हैं अपने आप में, जो वो भी अपने जो नौकरी पेशे में आ गए हैं। जैसे आपकी एकता बहुत फेमस है, गुर्जरों की एकता हुई, आप लोग संस्कृति से और अपने पहनावे से जिस तरीके से जुड़े, उस तरीके से कोई आपकी कोई खास एक विशेषता? नहीं, उसकी कोई विशेषता तो ऐसी कुछ नहीं है। बाकी जो अपना जो पहनावा, अपनी भाषा, अपने खाना पीना जो भी है गुर्जरों का, उसी हिसाब से है। और जहाँ तक आप दूसरी बिरादरी का पूछ रहे हो, वो भी इतने संगठित है कि उनका भी अगर कोई काम होता है तो हमसे पूछे बगैर नहीं करते। मतलब इस गांव में कम से कम गांव का मान रखा हुआ उन्होंने। मान रखा हुआ है। मतलब दोस्तों यही है कि विशेषता मेरे हिसाब से तो ये है कि हाँ, मतलब जिस तरीके से हमारे गुर्जर समाज के जो बड़े बुजुर्ग आज एक साथ इकट्ठे यहाँ बैठे हैं, ये भी आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी एकता है। और यही एकता जो है, मेरे को लगता है यही एक विशेषता सबसे महत्वपूर्ण है कि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कोई कहीं पे भी नौकरी कर रहा है, कहीं पे भी बाहर है, लेकिन यहाँ अपनी जड़ों में जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है ये एक बहुत खास विशेषता है। शादी ब्याह में बुलाया जाता है उनको, सब आते हैं, चाहे कोई फरीदाबाद रहता है, बलवल रहता है, रिश्तेदार हैं, सब आते हैं, सब दिल्ली का सबसे पहला जो गांव है जो अर्बनाइज विलेज हुआ, अर्बनाइज हुए, बिल्कुल। इसके बाद में जो है बाकी गांव हुए। अभी भी जो है रूरल एरिया अलग है, अर्बनाइज विलेज अलग है। अच्छा, यहाँ से जो लोग फरीदाबाद जाके बसे हैं या जो गुर्जर समाज वहाँ जाके बसे हैं, उनके बारे में क्या?
हाँ, वो हमारे परिवार हैं, वो वहाँ रह रहे हैं। जब ब्याह शादी होती है तो आते हैं यहाँ। कोटला के ही कोटला के कोटला के ही मेन काम हमारा खेती बाड़ी होता था। जब यहाँ खेती बाड़ी खत्म हो गई तो हम लोगों ने यहाँ से बाहर जाके जमीनें खरीदनी शुरू करी। अच्छा। तो वहाँ पे खेती बाड़ी, उस चक्कर में हम लोग वहाँ फरीदाबाद गए या और भी जहाँ बाहर जाके बसे हैं वो इसी कारण बसे हैं कि खेती बाड़ी के लिए। मेरे को मगर ये जानना है अभी कि आज गुर्जर जाति की जो समाज में भूमिका है, उस भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखो, पहली भूमिका तो आपको मालूम हो कि धन सिंह कोतवाल एक हुआ करते थे जो स्वतंत्रता संग्राम में थे, कायम थे। हाँ, 1857 में मेरठ के कोतवाल थे वो। मेरठ के कोतवाल। आज की तारीख में भी जो है हम लोग उसी तरह से वॉरियर बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक। और आप तो पॉलिटिक्स में भी उतर गए हैं, लॉयर सब भी चीज हैं। में उतरे हुए हैं। आप ये देखिए कि हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है वो आज हमारे ही गांव में से है, गुर्जर जाति का ही है, बैसला है। और हर एक नेताजी की फौज में भी थे, रिटायर हुए। सुभाष चंद्र नेताजी। नेताजी सुभाष चंद्र जी सुभाष चंद्र नेताजी की फौज से जो रिटायर हुए। स्वतंत्र सेनानी भी थे, फ्रीडम फाइटर, सूबेदार भी रिटायर हुए। बरासगढ़ का नाम भी हमने नामकरण करवाया था। क्या नाम है? रामपाल सिंह। रामपाल चौधरी रामपाल सिंह जी। हाँ, चौधरी रामपाल सिंह जी। अच्छा। और दोस्तों, हमें 1857 की एक कहानी पता चली है, तो वो हमें बताएंगे बलबीर सिंह जी, जीवन सिंह जी। माइक आप ले लीजिए। 1857 का जो गदर हुआ था और शुरुआत मेरठ मंडल से हुई थी। मेरठ मंडल में ये दादरी वगैरह सब आता था, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। और सुपरविजन था कोतवाल जो है धन सिंह कोतवाल, मेरठ के कोतवाल थे और उनकी देख रेख में हुआ था। और सबसे ज़्यादा फांसी पे जो यहाँ के लोग चढ़ाए गए थे दादरी के। और यहाँ होता था कि ये गांव में छापा डाल दिया, अंग्रेज पहुँचे, फौज पहुँच गई, तो क्या करते थे, बुजुर्ग आगे आ जाते थे, भाई हम हैं, इस नाम का आदमी है, ये मैं हूँ, बचाव के लिए। जिसने तो बुजुर्गों को फांसी पे चढ़ाया गया। हाँ, मतलब फांसी पे दे दिया या उठा दिया, जैसे भी है। मैंने सबसे ज़्यादा फांसी ऑन रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा दादरी हल्के में बुजुर्ग। आपने ये भी बताया कि इधर से क्या बोलते हैं, क्या था वो, हाँ, कि पढ़ाई लिखाई में आप लोगों को अंग्रेज जो है अंग्रेजों ने कहा सोच के सबसे ज़्यादा, मतलब हमें ये मार्शल कौम है, इसको ख़त्म करो, इनकी एजुकेशन पे रोक लगा दीजिए और गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सकते। आप लोगों को ब्लैक लिस्ट बिल्कुल ब्लैक लिस्ट किए हुए थे। उसके बाद हम नौ सर्विस करने लगे हैं या पढ़ने लिखने लगे हैं और अब जाके अब बहुत जागरूक हो गए, बहुत एजुकेटेड हो गए। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के अंदर इतनी आबादी नहीं जितने हमारे एमएलए काउंसलर्स आते हैं, 10% आते हैं, मायने रखता है। बहुत सोशल होते हैं। चौधरी साहब बता रहे हैं कि इनको 12वें नंबर पे अंग्रेजों ने एक उनको लिस्ट होती थी कि 12 नंबर कर दिया गया। 12 नंबर डाला था, जो कि आज़ादी के बाद ही हमारे नेताओं ने हटवाया। उन्होंने उन्होंने कहा ये अपराधी, मतलब जराइम, मतलब अपराधी किस्म के लोग हैं। और नहीं, लेकिन ये सब गलत बातें हैं। आज के समय में जो हम देखते हैं वो इतनी एकता, अखंडता और इतने संस्कृति से जुड़े हुए शायद ही दूसरे कहीं और लोग दिखते हैं। इतिहास तो इनका बहुत पुराना है। बिल्कुल। कृष्ण जी के टाइम से है। कृष्ण जी गुजर वंश में, नंद जो थे गुजर थे और हो सकता है ये मतलब आपस में मिले जुले थे, यादव और ये गुजर वगैरह। हाँ जी, तो जब से ही गुजर चले आ रहे हैं, कोई ये बात में नहीं है बस बने हैं। कृष्ण काल से। हाँ जी, कृष्ण काल से ही गुजर चले आ रहे हैं और काफ़ी तादाद में गुजर चारों तरफ फैले हुए हैं। इवन पाकिस्तान में 22% गुजर है। पाकिस्तान में 22% जो कन्वर्टेड हो गए, अब वो तो कन्वर्ट हो गया। जो कन्वर्ट हो मोदी गए। ने भी कहा है गुजर से, लेकिन वो गुजरात उनका जो है गुजरों से ही बना हुआ है। शाही तरीका वही शाही तरीका है अभी भी हमें हमारे तरफ से। पहलवानी करना, दूध घी दूध खाना, उनका वो मेन काम है। सही। हमारे गांव में पहलवान भी पैदा हुए हैं। हाँ, पहलवान तो बहुत हुए इधर। पहलवान बहुत हुए हैं। पहलवान तो बहुत। ये बैठे हैं, इनके पापा, एक मेरा भतीजा है सुशील पहलवान, वो भी है जो आज की तारीख में भी है। और बहुत पहलवान हुए हैं। पंडित क्या नाम, त्रिलोक चंद थे। पंडित त्रिलोक चंद। हाँ, वो भी पहलवान थे। जो भी पहले यही स्पोर्ट्स होता था। हाँ, सही बात है। पर पहले तो घर के एक पहलवान होता, हर घर में एक पहलवान, दो ऐसे होते थे। खाने पीने का और
तरीके से उस समय तो गाय भैंसे हर घर में गाय भैंसे हुआ करती थी, तो आप हमारा गांव शुरू से ही संपन्न रहा है। यहाँ खेती बाड़ी की बहुत अच्छी हम लोगों की पैदाइश होती थी बहुत। अच्छा, अब कैसा लगता होगा आप लोगों को? आप लोग देखते हैं अपने सामने कि अब तो खेती बाड़ी खत्म हो गई, अब तो एकदम कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, ईंट पत्थरों के, तो अब आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है? बिल्कुल लगता है, हमें तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ जेल में रह रहे हैं एक किस्म से। और जो उस वक़्त का माहौल था वो बहुत अलग होता था, खुली हवा सब कुछ, और ज़्यादातर हर चीज़ हम पैदा होती थी हमारे खेतों में, सब्जियां वगैरह, अनाज वगैरह, दूध की, हमें बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता था, सब कुछ हमारे यहाँ पैदा होता था। और तो इसलिए हम लोगों को वैसी आदत पड़ी हुई है, इसी से हम लोग बाहर जाकर बसे। इस चीज़ की फीलिंग जब हुई ना, तो अब लोगों ने जो है, किसी ने 1000 गज, किसी ने 2000 गज अपने फार्म हाउस बना रखे हैं, तो उसमें अपने उसमें एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने बातचीत के जरिए कोशिश की कि कोटला को करीब से जाना जाए, और जो कोटला की जो मुख्य आबादी जिन्होंने ये गांव बसाया, गुर्जर समाज, इनसे अच्छे से बात समझा जाए कि कोटला कैसे बसा और इस समाज ने क्या दिया है दिल्ली को, कोटला मुबारकपुर को। तो आज हमारी बातचीत यहीं तक, बढ़ते हैं आगे हमारे वीडियो में, बने रहिए ट्रैवल जुनून के साथ। दोस्तों, दिल्ली में कई ऐतिहासिक धरोहरें हमें दिखाई देती हैं। बात करें इस जगह की जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये कोटला मुबारकपुर और साउथ एक्स के बीच की जगह है, और यहाँ पर मौजूद है बड़े खां का मकबरा और उनके बगल में छोटे खां का मकबरा। ये जो दोनों ही शख्स थे, ये बेहद ही प्रभावशाली शख्स रहे हैं मध्यकाल के। हालांकि इनके बारे में कोई भी विस्तृत जानकारी कहीं भी नहीं मिलती है, लेकिन इनका जो मकबरा है वो बेहद ही शानदार है, बहुत ही अद्भुत शैली में बनाया गया है। इसके लिए लाल बलुआ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम बड़े खां के मकबरे की बात करें, जो ठीक मेरे पीछे है, इसमें 5 कब्रें मौजूद हैं, और दिलचस्प बात यह है कि इन 5 ही कब्रों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन सटीक तौर पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों, कोटला मुबारकपुर और साउथ एक्स के बीच की ये जगह यात्रा करने के लिए बेहद ही शानदार स्थल है। अगर आपको भी वक्त मिले तो यहाँ पर ज़रूर आइए और इतिहास को, हमारे मध्यकाल के झरोखे को करीब से देखिए। तो दोस्तों, कोटला में ही है मुबारक शाह का मकबरा, और हम उसी मकबरे की तरफ जा रहे हैं। और कोटला के बहुत ही अंदर आने के बाद ये मकबरे का रास्ता हमें मिला है। देखते हैं मकबरा आगे मिल पाता है कि नहीं। ये कुम्हार गली से होते हुए एक रास्ता आता है। कोटला के अंदर आप पूछते हुए आएंगे कुम्हार गली, वहाँ से ये रास्ता आता है, और फिर इस रास्ते पर हमें आगे मिलता है मुबारक शाह का मकबरा। और एक गुंबद से दिख तो रही है, हाँ ये गुंबद मिल तो गई है दोस्तों, देखिए शायद यही होगा मुबारक शाह का मकबरा। दोस्तों, ये साल था 1414 का, जब दिल्ली सल्तनत पर अधिकार हुआ सैयद वंश का। सैयद वंश का जो राजा था खिज़्र खान, उसके घर पे उसका उत्तराधिकारी जब जन्मा, जिसको हम मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद मुबारक शाह के नाम से जानते हैं या मुबारक खान के नाम से जानते हैं, उसने जन्म लिया 1378 में। उस वक्त सैयद वंश का राज चल रहा था। खिज़्र खान उस वक्त दिल्ली सल्तनत के राजा थे, बादशाह थे या शहंशाह कह लीजिए, वो थे। और उन्हीं के घर पे जब ये 1378 में ये पैदा हुए, तो आगे चल के 1421 में ये राजा बने, ये दिल्ली सल्तनत के शहंशाह बने। खिज़्र खान के मरने के बाद जब मुबारक शाह ने गद्दी संभाली, तो वो साल था 1421 का। 1421 में उसने यहाँ पर अपनी राजधानी दिल्ली में इस सल्तनत को, इस शहर को स्थापित किया, जो आगे चलकर महरौली और पुरानी दिल्ली के बीच का एक बॉर्डर भी कहलाया। और उसी मुबारक शाह ने यहाँ पर बहुत सालों तक राज किया। 1421 से लेकर 1434 तक उसका राज चला। 1434 में उसके भतीजे ने उसको मार के अपना आधिपत्य जमाया। उसी के नाम पर और उन्हीं के बनाए हुए इस शहर पर उनकी ये मकबरे को बनाया गया, उनका ये मकबरे को बनाया गया, जिसे हम मोहम्मद शाह का या मुबारक शाह का मकबरा कहते हैं। दोस्तों, गुलाम वंश रहा हो, सैयद काल रहा हो, लोधी वंश रहा हो या फिर मुगल काल रहा हो, कोई भी अपना प्रभाव यहाँ पर कोटला मुबारकपुर में छोड़ने में कामयाब नहीं रहा, और इसकी वजह थी गुर्जर जाति का वॉरियर नेचर। आज हम यहाँ पर मकबरे देखते हैं, हम ऐतिहासिक मस्जिद भी देखते हैं, लेकिन ये सभी धरोहरें बनाई तो गई, लेकिन यहाँ पर इस्लामिक रूल जो दिखता है उसकी छाया से ये जगह बची रही। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ
ये गुर्जर जाति का वॉरियर नेचर था, क्योंकि इन्होंने न सिर्फ राजाओं से युद्ध किया, बलिदान देकर भी इन्होंने खुद को और अपनी संस्कृति को बचाए रखा। और यही वजह है कि आज भी ये गांव धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन की छाया से कोसों दूर दिखाई देता है। ये लोगों के घर देखिए, हम अपनी धरोहर को संजोते ही नहीं हैं। लोग पूछते हैं कि इंडिया में पर्यटन की जगह ऐसा है वैसा है, कैसे होगी? ना सरकार ध्यान देती है, ना पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ध्यान देती है। ये आप जो गुंबद देख रहे हैं, ये 600 साल पुरानी गुंबद बनी हुई, ये 600 साल पुरानी धरोहर, इसकी ईंट पत्थरें देखिए क्या हालत है। अगर पुरातत्व विभाग ने, सरकार ने ध्यान दिया होता और इस गुंबद या इस मकबरे के कम से कम 100 मीटर की दूरी में कोई घर या कोई चीज़ नहीं होती, तो सोचिए इसका क्या रख रखा होता, कितने लोग यहाँ तक आते, घूमते, पर्यटन को कितना फ़ायदा होता, दिल्ली को कितना फ़ायदा होता, लोगों को कितना फ़ायदा होता, यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए कितना फ़ायदा होता। लेकिन देखिए कि कुछ रख रखाव नहीं है। लोगों ने घर इतने नज़दीक तक बना लिए हैं कि लगभग लोगों के घरों के छज्जे जो हैं, जो बालकनीज़ हैं, वो टच होने को हैं। तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कि आप तक हम ऐसी धरोहरें, ऐसी चीज़ें लेकर आएँ। और इसीलिए हम लोग कोटला के बहुत अंदर तक आए और ये मुबारक शाह का मकबरा आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये तो बंद है भाई। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने जो मकबरा देखा था वो था मुबारक शाह का मकबरा, जो सैयद वंश का दूसरा राजा था। लेकिन इस जगह एक और भी धरोहर है जो लोगों ने दबा दी, या यूज़ कह लीजिए कि सरकार की अनदेखी ने उस धरोहर को बिल्कुल जर्जर स्थिति में बिल्कुल ख़त्म करने के कगार पर ला दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जगह कौन सी है। और इधर उसी मकबरे के ठीक सामने एक बनी हुई है यहाँ मस्जिद, और ये किसी टाइम पे सैयद वंश के समय में ही बनाई गई होगी ये मस्जिद भी, क्योंकि ये जो हम मकबरा देख रहे हैं ये मुबारक शाह का मकबरा है, जो सैयद वंश का एक बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट राजा रहा, शहंशाह रहा दिल्ली सल्तनत का। और उसी टाइम पर हो सकता है कि उसी वक्त की ये मस्जिद भी बनाई गई हो। और जब हम लोग यहाँ आए हैं तो हमने देखा कि इधर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक छोटी सी गली थी, बहुत पतली सी गली थी, और उसके थ्रू हम आए हैं। इसके पास आए तो हमने देखा कि बिल्कुल रास्ता बंद था। कभी कभी यहाँ एक गार्ड आता है जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करता है और चला जाता है, लेकिन मस्जिद तक जाने का एक प्रॉपर कोई बड़ा रास्ता नहीं है। और ये मस्जिद लगभग अब जो है ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, ये तो बात हुई कोटला मुबारकपुर गांव की, जो भारत का एक अर्बन विलेज है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं एक अर्बनाइज्ड कॉलोनी की ओर, जिसे हम सभी लोधी कॉलोनी के नाम से जानते हैं। कोटला मुबारकपुर गांव के एक छोर से गुजरती है दिल्ली रिंग रेलवे की लाइन। 35 किलोमीटर की ये रेलवे लाइन दिल्ली में रिंग रोड के साथ साथ चलती है। वर्ष 1975 में इसकी नींव रखी गई थी, और जब 1982 में एशियाई गेम्स हुए तब इसे अपग्रेड किया गया। इसके कुछ स्टेशनों का एक और अपग्रेडेशन 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान भी किया गया था। हालांकि इस रूट के कुछ स्टेशन आज़ादी से पहले बन चुके थे। इनमें से एक लोधी कॉलोनी स्टेशन भी है। इस रिंग रेल रूट पर कुल 21 स्टेशन हैं। इनमें हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सेवा नगर, लोधी कॉलोनी, सरोजनी नगर, दिल्ली सफदरजंग, चाणक्यपुरी, सरदार पटेल मार्ग, बरार स्क्वायर, इंद्रपुरी, नारायणा विहार, कीर्ति नगर, पटेल नगर, दया बस्ती, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली किशनगंज, सदर बाजार, नई दिल्ली, प्रगति मैदान है। कोटला मुबारकपुर गांव के छोर पर स्थित है लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन। आइए आपको लेकर चलते हैं इस रेल लाइन की दूसरी तरफ और बताते हैं दिल्ली की ऐसी कॉलोनी के बारे में जिसे बनाया तो गया था आज़ादी से पहले, लेकिन आज भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किसी मॉडर्न सोसाइटी जैसा नजर आता है। इस जगह की एक अपनी खास विशेषता भी है जो आज़ादी के टाइम से जुड़ी है। जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखा होगा, या जिनके दादाओं ने, पिताओं ने जो ये बंटवारा देखा होगा भारत पाकिस्तान का, उन लोगों को इस जगह के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। और ये जगह और कोई जगह नहीं है, ये एक रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों, अभी मैं जिस पुल पे खड़ा हूँ, ये पुल कहने को तो बिल्कुल लोहे का और
जो नॉर्मल पुल होते हैं रेलवे स्टेशन पे, बिल्कुल वो पुल है। लेकिन यकीन मानिए इन पुल ने क्या क्या देखा होगा और इन पटरियों ने क्या क्या देखा है, इस रेलवे स्टेशन ने क्या क्या देखा है, वो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ये पटरियाँ सिर्फ पटरियाँ नहीं हैं, ये पटरियाँ और ये रेलवे स्टेशन आज़ादी के टाइम और हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे के गवाह रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि यहीं से जो पाकिस्तान की ट्रेनें हैं वो चला करती थी। यहाँ से जाने वाले जो लोग थे जो पाकिस्तान जा रहे थे, जो वहाँ जाके बसे, वो लोग इसी स्टेशन पे आके अपनी गाड़ी पकड़ते थे और इसी स्टेशन पे पाकिस्तान से आने वाले लोग उतरा करते थे। और इस स्टेशन को क्यों चुना गया? क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता था हुमायूं का मकबरा और पुराना किला। पुराना किला और हुमायूं का मकबरा जो है ये वो एरिया है, ये वो जगह हैं जिन्होंने जहाँ पे कैंप लगाए गए थे शरणार्थियों के लिए। जो शरणार्थी यहाँ से जाने वाले थे और जो वहाँ से आने वाले भी थे, पाकिस्तान से आने वाले भी थे, उनके लिए यहाँ कैंप लगाए गए थे हुमायूं के मकबरे में और हुमायूं के मकबरे के जो आसपास के एरिया थे वहाँ और पुराना किला में। तो यहाँ से वो नज़दीक थे, इसलिए वहाँ पर ये कैंप लगाए गए थे। अब ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ से सुबह 3 ट्रेनें, बेसिकली 2 ट्रेनें चला करती थी, एक 7 बजे और एक 9 बजे, जो ट्रेनें वहाँ पाकिस्तान पहुँचा करती थी। ट्रेनों का समय भी ऐसा इसलिए बताया जाता है कि सुबह का इसलिए टाइम रखते थे ताकि वहाँ पर जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो ज़्यादा रात में ना पहुँचे, ताकि लोगों को ज़्यादा कठिनाई ना हो वहाँ से आगे के सफ़र के लिए। और सेम वहाँ से भी जब ट्रेन चलती थी तो यहाँ जब आती थी तो वो सुबह ही आया करती थी, सो दैट कि यहाँ से लोगों को और कहीं जाने के लिए, कैंप्स में जाने के लिए परेशानी ना उठानी पड़े। अब बहुत ही जर्जर स्थिति में है ये रेलवे स्टेशन, ना कोई साफ़ सफाई है, ना अब यहाँ ट्रेनें रुकती हैं और ना ही यहाँ से अब मुख्य रूप से ट्रेनें चलती हैं या रिंग रेल सेवा चलती है। वो सारी सेवाएं अब बंद हो गई हैं। स्टेशन की स्थिति भी बहुत ख़राब है, ये देखिए। और नो डाउट ये इतना सुनसान स्टेशन है कि शाम सूरज ढलने के बाद तो शायद अब लोग यहाँ आते भी नहीं होंगे, जो कि एक ज़माने में रात भर लोगों ने यहाँ ट्रेनों का इंतज़ार किया होगा। वो एक समय रहा होगा जब लोग 2-2 दिन इस स्टेशन पे सोए होंगे और यहाँ से पाकिस्तान जाने का इंतज़ार करते रहे होंगे और पाकिस्तान से आने वाले लोग भी यहाँ कहीं इधर उधर सोए होंगे, अपना समय काटा होगा या कैंप्स में गए होंगे। और उस समय इस स्टेशन की क्या हालत रही होगी। ये बात है 75, 80 और 85 तक के लगभग। अच्छा उसके बाद ये 82 में इसका वो हुआ डेवलपमेंट। अच्छा, एक लाइन थी ये। अच्छा, एक लाइन थी, नई दिल्ली से ट्रेन आती थी, हाँ, सब जगह पे जाके रुक जाती थी। अच्छा, सिंगल एक ही गाड़ी आती थी, हाँ, वो ही वहाँ रुक के 5 बजे वापस जाती थी, अच्छा, है ना। ये स्टेशन ऐसा नहीं था, नीचा था, वहाँ कैंटीन थी कोने में एक, अच्छा, वहाँ पर कैंटीन थी, वहाँ कैंटीन चलती थी, लोग उतरते थे गाड़ी से, चाय पीते थे, अपने अपने ऑफिस चले जाते थे, अच्छा, है ना। हाँ, उसके बाद में ये डबल लाइन हुई और ये लाइन बढ़ के पत्थर थे ना वो तोड़ के हाँ, गवर्नमेंट ने ये सिंगल लाइन बनाई, फिर डबल लाइन भी बाद में पड़ी थी। अच्छा, डबल लाइन फिर इसमें 6 गाड़ियाँ चलाई थी, 3 अच्छा, सुबह आती थी इधर से हाँ, और 3 इधर से, वही अच्छा, शाम को 3 इधर जाती थी, 3 इधर आती थी। अच्छा, तो उनके एक तरफ लगते थे, जो ड्यूटी से आते थे ना, हाँ, 8 बजे, 9:30 बजे, 11 बजे अच्छा, आ जाते थे, फिर वापस जाती थी तो एक आती थी 5 बजे, फिर 7 बजे, फिर 9 बजे, अच्छा। इस तरह चलता था। लेकिन लॉकडाउन में हाँ। ये गाड़ियाँ बंद हो गई। तो एक बात बताइए, यहाँ हम सुनते हैं कि पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी थे उनकी कॉलोनी जैसे बीके दत्त कॉलोनी बनी, हाँ, उन्हीं की है। जो शरणार्थी आए थे शरणार्थी पाकिस्तान आए थे। से, और ये खन्ना मार्केट, मार्केट उन्हीं की है, मेहरचंद मार्केट, मेहरचंद मार्केट, INA INA, सब उन्हीं का है, जो पाकिस्तान से जो आए। पाकिस्तान से शरणार्थी आए थे, हाँ ये जी। सब उन्हीं को दी गई थी ये सब उन्हीं को जगह। दी गई थी। अच्छा, अच्छा। और जब ये आए थे ना, हाँ। ये आई है ना, हाँ, इसमें पेड़ पौधे थे हाँ, और कच्चे थड़े बना के दिए थे इनको। अच्छा, ये हमारे INA और ये सब बीके दत्त कॉलोनी में। बीके दत्त कॉलोनी में तो क्वार्टर पहले यहाँ बनते थे घोड़े, अच्छा, तो इन लोगों को दे दिया था। घोड़े ये अंग्रेजों के घोड़े बंधा करते थे हाँ जी, हाँ जी। बीके दत्त में। हाँ जी, और ये जो लोधी कॉलोनी बनी है ये भी बाद में बनी थी, ये बाद में बनी है। बाद में बनी थी। कहते हैं कि ये भी अंग्रेजों के लिए बनी थी और यहाँ पे घोड़े के अस्तबल हुआ करते थे ये पार्किंग भी में। बनी है, अंग्रेज टाइम की बनी हुई है अंग्रेजों के ये। टाइम की है। हाँ,
और वो बना हुआ था पहले से ही। अच्छा। ये उन्होंने बनाया। हाँ। फिर ये अलॉटमेंट होने लगे। हाँ। और वो जो बीकेदत्त कॉलोनी है ना, हाँ हाँ, वो पाकिस्तान लोग आए थे उनको ही दे दी गई बीकेदत्त कॉलोनी। बीकेदत्त कॉलोनी मेहरचंद मार्केट भी उन्हीं को दी है, खन्ना मार्केट भी उनको दी है। अच्छा। और हाँ, ये मार्केट जितनी भी है ना, मेहरचंद मार्केट, खन्ना मार्केट, आईएनए मार्केट, हाँ। सब इन्हीं की है। अच्छा, तब आपका घर कहाँ हुआ? हम हैं तो अलीगढ़ के पास के। अच्छा। हमारे चाचा सर्विस करते थे CPWD में। अच्छा। ड्यूटी थी। अच्छा। पहले थे लोधी रोड में ड्यूटी थी। अच्छा। उन्हें वहीं क्वार्टर मिला हुआ था। अच्छा। वो सिंगल क्वार्टर था। फिर ये क्वार्टर बने हैं सन 65 में। सन 65 में, 1965 में। 1965 में 2 मंजिले। ये वाले 2 मंजिले जो किदवई नगर वाले कह रहे हैं? 2 मंजिले यही थे, ये पार्क में। पार्क में? अच्छा, इस वाले पार्क में? इस पार्क में 2 मंजिले अभी तोड़े हैं ना 4-5 साल पहले। हाँ 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 हाँ, इसमें 2 मंजिले ये DDA पार्क जो है उस तरफ। हाँ, ये जो DDA का समझ लो, हाँ हाँ, या MCD का समझ लो। MCD का समझ लो। तो ठीक, इसमें ठीक। 2 नंबर क्वार्टर मिल गया उन्हें। ठीक। उसमें पंखे पंखे कुछ भी नहीं थे। जी जी। जब बना था तो हाँ हाँ। हम उसी में आते थे। अच्छा। हम भी 1-2 दिन रुकते थे। अच्छा। तो यहाँ का नज़ारा देखते थे, घूमते, फिर चले जाते थे। हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। अच्छा। है ना। हाँ। फिर हम जब 10वीं क्लास किया हाँ। तो हम चाचा के पास आ गए। अच्छा। फिर उनके पास ही बने रहे। अच्छा। फिर हमने चाणक्यपुरी सर्विस भी की। अच्छा। तो ये गाड़ी सुबह जाती थी 8 बजे। हाँ। इससे हम भी जाते थे। अच्छा, ये रिंग रेल है ना जो पूरी दिल्ली को कनेक्ट करती है? अब हाँ, इसी को रिंग रेल बोलते हैं। रिंग सर्विस बोलते हैं। 9 बजे जो आती थी ना, हाँ हाँ वो जाके नई दिल्ली, लाजपत नगर सब घूमती घूमती 11 बजे यहाँ जाती थी। अच्छा। और नियामुद्दीन पे जाके लास्ट होती थी। हाँ। अच्छा। ये था इसका नज़ारा। पूरी दिल्ली घूमते हुए? हाँ। ओके। और कभी हम घूमने जाते थे, यहीं से 5 रुपए टिकट थी, हाँ हाँ। बैठते थे लेके, हाँ। और घूम के और आके यहीं पर उतर जाते 11 बजे। अच्छा। हाँ जी। ये लोधी कारगिल स्टेशन बहुत पुराना है। यहाँ बहुत सफाई रहती थी, लेकिन 3-4 साल से बिल्कुल लापरवाही कर दी है। यहाँ कूड़ों को ढेर लगे रहते हैं, इतनी गंदगी है कि लोग पैदल निकलने वाले भी नहीं निकल सकते, और अंधेरा रहता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके बारे में कुछ भी आप कर सकते हो, करवा सकते हो, तो प्लीज़ ये हमारा ये इस तरफ थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि एक बिल्कुल बहुत पॉश एरिया लोधी कॉलोनी जैसे एरिया में ये एक स्टेशन है, और जिसकी ये जर्जर स्थिति है, ना कोई सुविधा है, ना कोई सिक्योरिटी है, अगर ना लाइट है, ना कुछ है। अगर रात को कोई यहाँ से मतलब फुटओवर से भी कोई क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना चाहे तो उसको भी डर लगे, क्योंकि रात को यहाँ शराब पीने वालों का और जुआ खेलने वालों का, नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। गंदगी बहुत है, तो इस तरफ भी सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों से पता चला है कि लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन का जो है पुनरुद्धार किया जा रहा है, और ये कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ चल रही है। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये कंस्ट्रक्शन लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई है या किसी और चीज़ से, लेकिन अगर लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन से ये कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है तो इसका मतलब आने वाले समय में ये स्टेशन आपको और कुछ नए लुक में मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बात हुई लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन की। मैं आपको बता रहा था कि इसी के ठीक सामने बसा हुआ है लोधी कॉलोनी, यानी लोधी एस्टेट। पुराने टाइम में लोधी एस्टेट कह लीजिए या लोधी कॉलोनी ब्लॉक्स कह लीजिए, वो एरिया है। और इसी एरिया को बनाया गया था, इस लोधी कॉलोनी को बहुत सारे ब्लॉक्स में बनाया गया था ब्रिटिशर्स के रहने के लिए। जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल चल रहा था, जब अंग्रेज़ यहाँ थे, तो 1940s में 1940 में ये कॉलोनी बनाई गई थी, और इस कॉलोनी को बनाया गया था ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स के रहने के लिए या उस टाइम के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए। देखिए, बहुत ही तरीके से इस कॉलोनी के लेआउट्स बनाए गए थे, क्योंकि बहुत ही शानदार पार्किंग स्पेस और बहुत ही बड़े बड़े घर, बहुत ही बड़े बड़े रूम्स इसके अंदर बनाए गए। आज के टाइम पे इनका अपना एक सिग्निफिकेंस रोल है, क्योंकि यहाँ हर कास्ट, रीच और हर तरह के लोग, हर जाति, धर्म और संप्रदाय और हर मज़हब के लोग गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, और हर किसी को ये घर अपने अपने हिसाब से अलॉट होते हैं, यानी उनके रैंक के हिसाब से अलॉट होते हैं, और वो लोग यहाँ रहते हैं। इनकी पार्किंग व्यवस्था और जो घर की बनावट है, ये उसी समय की है जब ब्रिटिशर्स ने इनको अपने लिए बनवाया था। इनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, और ये बिल्कुल वैसे के वैसे ही बने हुए हैं अभी तक। देखिए दोस्तों, जो मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन हुआ करते थे पहले, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उनके बगल में रेलवे कॉलोनी बनाते थे। आज भी वो चीज़ चलन में है, और ये देखिए, ये रेलवे कॉलोनी बहुत आगे दूर तक जा रही है, जो रेल की पटरी के जस्ट बगल में या मेन स्टेशन के बगल में बसी हुई है। दोस्तों, रेलवेज़ के एम्प्लॉयज़ के लिए ये कॉलोनी बनाई गई थी। आज भी जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होंगे, आज भी यहाँ पर रह रहे हैं,
और उनको इन कॉलोनीज़ में फ्लैट दिए जाते हैं उनके रैंक के अनुसार, उनकी सैलरी के या पे स्केल के अनुसार। और ये रेलवे कॉलोनी है। यही अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ों की आखिरी जो बनाई हुई रेलवे कॉलोनी और आखिरी जो उनके लिए बसावट की गई थी दिल्ली में, वो यही लोधी कॉलोनी और यही रेलवे कॉलोनी। और दोस्तों ये एक रोड इधर जा रही है, ये जो सामने गली जा रही है, ये रोड जा रही है बीके दत्त कॉलोनी की तरफ। ये वो रोड है दोस्तों जो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि इतिहास में ये जगह भी एक बहुत ख़ास जगह है। बिकॉज़ ऐसा बताया जाता है, ऐसा है भी कि पाकिस्तान से जो शरणार्थी यहाँ आए वो लोग कई जगह शिफ्ट हुए, जिसमें से जैसे आप कह सकते हैं लाजपत नगर हुआ, मेहरचंद मार्केट है वो भी यहीं नज़दीक में ही है, खन्ना मार्केट भी है यहीं नज़दीक है, और ये बीके दत्त कॉलोनी। ये बीके दत्त कॉलोनी में जो था वो एक्चुअली अंग्रेज़ों के घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, जो बाद में जब पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो उनको रहने के लिए जगह दी गई और धीरे धीरे चलते चलते वो आगे चलकर अब वहाँ पर उन लोगों का पूरी बसावट हो गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के जो शरणार्थी है वो कई शरणार्थी आज भी उनकी जो फैमिलीज़ हैं ये बीके दत्त कॉलोनी में रह रही होगी। मैं आपको एक छोटा सा टूर का लगवाता हूँ बीके दत्त कॉलोनी का, वो आप देखिएगा फिर। तो दोस्तों ये रहा हमारा लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन, और जस्ट मेरे अब जो आप पीछे देख रहे हैं ये रोड जा रही है बीके दत्त कॉलोनी। इसका भी एक अपना इतिहास है। जो हिंदू लोग या जो भी पाकिस्तान से शरणार्थी भारत आए उन लोगों को यहाँ पर बहुत सारी कॉलोनियाँ दी गई, उनको विस्थापित किया गया यहाँ पर। जैसे लाजपत नगर हुआ, करोल बाग हुआ, मेहरचंद मार्केट, खन्ना मार्केट, वैसे ही बीके दत्त कॉलोनी जस्ट स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने, जोरबाग के बिल्कुल पीछे, या आप लोधी कॉलोनी के इस साइड से पीछे और जोरबाग के उस साइड से पीछे, तो ये बिल्कुल बीच में पड़ता है बीके दत्त कॉलोनी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको कॉलोनी दिखा देते हैं कि कैसी कॉलोनी है। और जब उस टाइम लोग आए तो उन लोगों को जब ये जगह दी गई तो वो उन लोगों ने जब रहना शुरू किया यहाँ पे तो कैसे कैसे उनका जब यहाँ रहना शुरू हुआ तो धीरे धीरे ये उन लोगों ने कॉलोनी का विस्तार कर दिया। आज यहाँ हर तरह की मार्केट और बहुत सुंदर सुंदर घर, और न जाने इन लोगों ने किस तरीके से इस पूरे इलाके को उस समय देखा होगा, इनके पूर्वजों ने बनाया होगा। आज ये जगह देखिए दोस्तों, कोई देखकर कह नहीं सकता कि ये किसी ज़माने में अस्तबल रहे होंगे यहाँ पे, या अंग्रेज़ों के कूड़े डालने की जगह या उनके गार्बेज की जगह रही होगी। आज ये जगह दोस्तों दिल्ली के सबसे महंगे इलाकों में से एक है, जो जस्ट जोरबाग के पीछे और लोधी कॉलोनी के पीछे पड़ती है, मतलब एकदम सेंटर में पड़ जाता है। ये बहुत ही तरीके से इन लोगों ने इस जगह को बनाया है, सड़कें भी चौड़ी छोड़ी, घर भी बनाए। देख सकते हैं दोस्तों, ये है बीके दत्त कॉलोनी। यहाँ अगर आप पुराने लोगों से कोई मिल जाए और आप बात करें तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मतलब उनकी भाषा में आज भी वो सिंध प्रांत या पंजाबी टच आएगा। ये पूरे पंजाबी लोग, पंजाबी क्षेत्र से आए हुए लोगों ने ये कॉलोनी बसाई थी। कि लाहौर और कराची उस साइड पे ज़्यादातर पंजाबी भाषा चलती थी। आज भी जब आप यहाँ किसी से बात करेंगे तो उनकी भाषा में आपको वो पंजाबी टच, सिंध प्रांत वाला टच मिल जाएगा। ये देखिए सर दोस्तों मैं बीके दत्त कॉलोनी की एक दुकान में हूँ। ये अंकल हैं, मुझे लगता है कि इनके पिताजी या कोई आए होंगे, तब से ये यहाँ पर होंगे। क्या अंकल कब से, मतलब आपके पिताजी आए थे, दादाजी आए थे, कौन आए होंगे यहाँ? फादर आए थे। आपके फादर आए थे? हाँ। अच्छा, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस था उनका जब वो यहाँ आए पाकिस्तान से? भाग के आए वहाँ से, पाकिस्तान से। अच्छा, पैदल ही आए वो। पैदल? हाँ। मतलब पैदल कहाँ तक, लाहौर तक या? पता नहीं, ये तो पता नहीं मुझे। फिर यहाँ लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन उतरे थे या कहीं और उतरे थे? कहीं और उतरे होंगे, हमें तो पता नहीं, हम पैदल नहीं हुए थे जब। अच्छा, बड़े भाई से पैदल हुए। अच्छा, फिर वो यहाँ आए तो वो पहली बार बीके दत्त कॉलोनी कैसे, मतलब? हाँ, कहीं मकान लिया फिर बनाया उन्होंने अपने। अच्छा, 1952 में मकान चालू हो गए थे। यहाँ लोग कब आकर रहना शुरू हुए बीके दत्त कॉलोनी में? 48 की 47?
51-52 में। 51-52 में लोग रहने लगे। हाँ अच्छा, तो ऐसा भी बताते हैं लोग कि 47 में जब लोग आने शुरू हुए थे बंटवारे के बाद, तो काफी लोगों को यही जगह दी गई थी रहने के लिए। नहीं, लोगों ने अपनी खरीदी। अच्छा, आपने खरीदी। हाँ ओके, और फिर यहाँ रहना शुरू किया। प्राइवेट कॉलोनी है ये, पूरी प्राइवेट है ना? हाँ। आज के टाइम पे प्राइवेट है। हाँ। जब बंटवारा हुआ होगा, जब आज़ादी का टाइम चल रहा था, जब फाइट चल रही थी, जब लोग इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे, हाँ खरीद रहे थे लोग, अपने पैसे था जिनके पास। अच्छा, तो आपके पिताजी जब 48 में आए तो फिर उन्होंने ये 51-52 में ये बनवाया लेके। हाँ ओके, तब से आप यहीं हैं। आपका मतलब पूरा बचपन इसी जगह बीता होगा। मेरा 1962 में 63 में जन्म हुआ था। तो आप तो पक्का इधर, जो जैसे कुछ और लोग होंगे जो पाकिस्तान से आए होंगे, उनको तो जानते ही होंगे, जिनकी फैमिलीज वहाँ से आई होंगी, बाप दादा। बाप दादा पता नहीं, मुझे इतना नहीं पता। आपके फादर कहाँ से आए थे? पाकिस्तान से आए थे वो। पाकिस्तान कौन से प्रांत से? ये लड़ाई हुई थी पाकिस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में किस जगह? लाहौर, कराची या लाहौर में। तो दोस्तों, ये जो एरिया है लोधी कॉलोनी, यहाँ से आपको 3 से 4-5 किलोमीटर के रेडियस में मतलब आपको सारे बड़े बिजनेसमैन के हाउस मिल जाएंगे, जो रुयास हुए, डीएलएफ हुए, या जिंदल हुए, या अग्रवाल हुए, जितने भी बड़े आपको बिजनेसमैन मिलते हैं उनके घर आपको यहाँ लुटियंस दिल्ली में मिल जाएंगे। जितने बड़े नेता हैं इस देश के, लगभग सबके घर आपको, सबके बंगले आपको इसी एरिया में मिलते हैं। तो इसी कॉलोनी के 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस में आपको बड़े बड़े नेताओं के घर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के हाउसेज, बंगले, और आपको यहीं से मतलब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पीएम हाउस दिख जाता है। यहीं से थोड़ी सी दूरी पर जाकर 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर सारे एम्बेसीज़ के ऑफिसेज मिलते हैं। यहीं से थोड़ा सा 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, हुमायूं का मकबरा है, सफदरजंग का मकबरा है। ये सब घूमने वाली जगह जो है, ये सब की सब जगह इस लोधी कॉलोनी के 3 से 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में है। तो दोस्तों, ये एरिया जितना देखने में सुंदर है, उतना ही ये एरिया सेंसिटिव भी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि सेंसिटिव भी है। बट इसकी खूबसूरती ये है कि अब इस एरिया में ना तो ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा आपको, ना ही ज़्यादा आपको मतलब कंजेशन मिलेगा। इस तरीके से इस इलाके को, इस लोधी कॉलोनी को डिज़ाइन किया गया था। दोस्तों, अभी लोधी कॉलोनी की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, ये वॉल पेंटिंग्स के काम आ रही हैं। अब देखिए, और लोग दूर दूर से यहाँ फ़ोटो खिंचाने आते हैं। दोस्तों, ये कॉलोनी देखिए इस तरीके से बनाई गई, इस तरीके से बसाई गई। अंग्रेज़ों ने इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और इतनी बढ़िया गलियाँ छोड़ी थी, इतनी बढ़िया, इतनी चौड़ी गलियाँ छोड़ी कि आने जाने में कभी मतलब अगर उनको और 50 साल 100 साल इंडिया में रहना होता तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों, ये जो लोधी कॉलोनी के आप ब्लॉक्स देख रहे हैं, ये देखिए ब्लॉक, तो आगे मतलब जितने घर होते थे उतने ही मतलब बड़े एरियाज़, पार्किंग कह लीजिए आज के टाइम पे, और उस टाइम के हिसाब से जो घोड़ों के अस्तबल की जगह थी, घोड़ों के रखने के लिए जगह थी, उस हिसाब से सामने खुला एरिया रखा जाता था और बैकयार्ड में भी जगह दी जाती थी। हर थोड़ी दूरी पर आपको मतलब एक प्लस जैसा साइन मिल जाएगा, मतलब चौराहा आपको दिखेगा, सो दैट की साफ़ सफाई और बाकी ट्रैफिक हर चीज़ बढ़िया से कंट्रोल की जा सके। आइए दोस्तों, आप लोगों को एक मार्केट दिखाता हूँ जो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही बनी थी, जिसे आज के टाइम पे मिनी मार्केट या लोधी कॉलोनी की मार्केट कहते हैं। ये मार्केट भी अंग्रेज़ों के ही टाइम में बनाई गई। मतलब आप ये देखिए, आर्किटेक्चर कितना बढ़िया था उन अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का, कि उन्होंने हर चीज़ अगले 100 साल का प्लान करके बनाया होगा कि कहाँ मार्केट होगी, मार्केट में क्या तो आपकी पार्किंग की जगह होगी। ये देखिए, गाड़ियाँ खड़ी है, प्रॉपर अपनी पार्किंग में खड़ी है ना, मार्केट में कोई किसी तरह का अतिक्रमण है। कितनी सुंदर मार्केट है, डबल स्टोरी। और ये जो मैं आपको कह रहा था कि बैकयार्ड, ये देखिए आप, इन घरों के पीछे बैकयार्ड भी है। ये फ्रंट है और वो बैकयार्ड था। दोस्तों, ये 1940 में इस कॉलोनी की स्थापना की थी। 1940 में ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने इसको लोधी कॉलोनी को बनाया था सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए और अधिकारियों के लिए। और ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ इनके जो अंग्रेज़ थे उनके घोड़े बंधा करते थे और सामने उनका घर हुआ करता था। इन घरों के पीछे बैकयार्ड भी है, जो आपको मतलब देखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ब्रिटिशर्स ने जो ये घर बनवाए वो उन्होंने इस तरीके से बनाया था कि उनको बहुत लॉन्ग टर्म तक रहना हो, और उस तरीके से इनकी बनावट की गई थी।
हर कॉलोनी में आपको ऐसे चौड़े से गेट मिलेंगे और बाउंड्री की हुई मिलेगी। और अब तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। 1940 में जब ये आज़ादी से पहले ये घर बने थे तब शायद इतने चेंजेस ना हो, तब ये अस्तबल हुआ करते थे सामने। और ये घर जो आप देख रहे हैं ये और मतलब मेनली ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर था वो वाइट कलर में होता था, जैसे आप सीपी देख सकते हैं, कनॉट प्लेस, और जैसे आप लुटियंस दिल्ली में जो भी आप बड़े बंगले देखते हैं उन्हीं के तरह की इसकी शैली बनाई गई थी। और देखिए इसमें निकलने के लिए अलग गेट है, एंट्री के लिए अलग गेट है, जो ये पूरा पार्किंग की तरफ जो बड़े कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, मतलब जो बड़े ब्लॉक्स हैं उन बड़े ब्लॉक्स में 2 गेट रहते हैं, एक एग्जिट का रहा होगा, एक इन का रहा होगा, सो दैट कि एक तरफ से आए और एक तरफ से निकले। ब्रिटिशर्स की जो बनावट होती थी वो इस तरह की होती थी कि एक साइड से मतलब इन, एक साइड से आउट, उस तरीके की। तो ये आपको बहुत अच्छा नमूना देखने को मिलता है कि हाँ मतलब अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई कॉलोनी आपको अभी भी बिल्कुल उसी हालत में खड़ी दिखती है। दोस्तों ये जो पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं ये लोधी रोड कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है। जी हाँ, लोधी कॉलोनी अलग है और लोधी रोड कॉम्प्लेक्स अलग है। और ये जो चारों तरफ जो ये बिल्डिंगें खड़ी हैं, ये बिल्डिंग बनाई गई थी 1982 एशियाई खेलों के समय पे। उन्हीं खेलों के समय ये बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था जो आज के समय में सरकारी कर्मचारियों को आवंटित किया जाता है। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, ये घर उनको यहाँ पर अब जो फ्लैट्स हैं वो फ्लैट उन लोगों को अब रहने के लिए दिया जाता है। और इसी कॉम्प्लेक्स के नज़दीक साईं बाबा का मंदिर है। इसके जस्ट ऑपोजिट श्री सत्य साईं ऑडिटोरियम है और इसी से 600-800 मीटर की दूरी पर दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज भी है। तो दोस्तों ये थी हमारी कोशिश आप लोगों को बताने की कि लोधी कॉलोनी जो कि आप ऐसा समझ लीजिए कि जो दिल्ली की सबसे पहली सरकारी कॉलोनी जिसे अंग्रेज़ों ने बनवाया उसको दिखाने की, उसका इतिहास बताने की, और लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन का जो इतिहास था, भारत पाकिस्तान किस तरीके से उससे जुड़ा हुआ था, ये बताने की। उसी के दूसरी तरफ कोटला गांव जो गुजर बाहुल्य गांव है, जहां पर गुजरों का गांव बसा, जहां पे गुजरों ने अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को बनाए रखा, चाहे कोई भी काल चल रहा हो, चाहे सैयद आए हो, चाहे लोधी वंश आया हो, चाहे मुगल आए हो। तो ये हमारी कोशिश थी आप लोगों को बताने की कि लोधी कॉलोनी और कोटला मुबारकपुर जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है और जिनका इतिहास एक दूसरे से कैसे अलग है, उनके लोग, उनकी संस्कृति कैसे एक दूसरे से अलग है, ये बताने की। इसी तरह से अच्छी वीडियोस और अच्छी जानकारी के साथ हम लोग आपसे जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए, और आप लोगों को क्या लगता है और ऐसी कौन सी जगह है जिसके बारे में हम और शूट कर सकते हैं, आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं जहां पर लोग नहीं जा पाते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हमें कमेंट करिए। तो जुड़े रहिए ट्रैवल जुनून के साथ, देखते रहिए ट्रैवल जुनून। बाय बाय।